चलिए सीधा 1990 के दशक वाले महाराष्ट्र में चलते हैं। केबल टीवी नया नया आया था, सड़कों पर नई गाड़ियां दौड़ रही थी और हवा में गजब की आज़ादी थी। मेलों की मस्ती, मंदिरों की भीड़, सब कुछ एकदम परफेक्ट और सुरक्षित लग रहा था, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि कैसे इस पूरी चकाचौंध के ठीक पीछे एक बहुत ही खौफनाक साया रेंग रहा था, एक ऐसा अदृश्य आतंक जिसकी भनक लिटरली किसी को नहीं थी। अब यहाँ एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। दिन के उजाले में हजारों लोगों से खचाखच भरी सार्वजनिक जगहों से 40 बच्चे आखिर गायब कैसे हो गए, वो भी बिना किसी चश्मदीद गवाह के? सोच कर देखिए, ये कोई आम क्राइम नहीं था। पुलिस के पूरी तरह से पसीने छूट गए थे और जनता दहशत में थी। ना कोई फिरौती की कॉल, ना कोई धमकी, बस एक डरावना सन्नाटा। अगर हम उस दौर के महाराष्ट्र को देखें तो एक बहुत ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ लोग त्योहारों और मेलों में मगन थे, बिल्कुल बेफिक्र, और दूसरी तरफ उन्हीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एक साइलेंट किडनैपिंग का खेल चल रहा था। जिन गलियों में कभी बच्चे हंसते खेलते थे, वहां रातों रात एक खौफनाक सन्नाटा छा गया था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये मासूम जा कहां रहे हैं। और वो नंबर था 40। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। ये 40 मासूम बच्चे थे जो 1990 से 1996 के बीच मानो हवा में ही गायब हो गए। इतनी बड़ी संख्या ये साफ इशारा कर रही थी कि ये कोई एक दो छुटपुट घटनाएं नहीं हैं, बल्कि कोई बहुत ही क्रूर सिंडिकेट अपना काम कर रहा है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द मैटरनिटी मास्क, यानी मातृत्व का मुखौटा। देखते हैं कि इस नामुमकिन से लगने वाले क्राइम के पीछे आखिर कैसी डार्क साइकोलॉजी काम कर रही थी। तो ये मैटरनिटी मास्क आखिर है क्या? देखिए, हमारे समाज में एक माँ के लिए जो स्वाभाविक सम्मान और भरोसा होता है ना, इन क्रिमिनल्स ने उसी भरोसे को अपना हथियार बना लिया। जब हम किसी महिला को उसकी गोद में बच्चे के साथ देखते हैं तो हमारे दिमाग में शक का कोई ख्याल तक नहीं आता। बस इसी ब्लाइंड ट्रस्ट का फायदा उठाकर वो भीड़ के बीचों बीच बिना किसी रोक टोक के अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम दे रही थीं। उनका जो काम करने का तरीका था वो लिटरली रूह कंपा देने वाला है। इसे स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, किसी अनजान बच्चे को उठाना। स्टेप 2, भीड़ में चोरी या पॉकेटमारी करते समय उस बच्चे को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना। अब आता है स्टेप 3, जो सबसे खौफनाक है। अगर वो रंगे हाथों पकड़ी जाती तो भीड़ का गुस्सा शांत करने के लिए वो उसी मासूम बच्चे को हवा में उठाकर जोर से जमीन या खंभे पर दे मारती थीं। सोचिए, अचानक वो गुस्साई भीड़ दर्द से तड़पते बच्चे को देखकर सिंपैथी में पिघल जाती थी। और फिर स्टेप 4, उसी अफरा तफरी में बच्चे को अस्पताल ले जाना है बोलकर वो वहां से साफ बच निकलती थीं। अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, द सिनेमा हॉल क्लू। इस केस का वो टर्निंग पॉइंट जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन को हिला कर रख दिया। इमेजिन कीजिए, एक मशहूर सिनेमा हॉल। दो बिल्कुल आम सी दिखने वाली औरतें दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे देखने आती हैं। वो हंसती हैं, तालियां बजाती हैं और पूरे 3 घंटे तक आराम से फिल्म एंजॉय करती हैं। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद वो एक भारी सा कीमती दिखने वाला हैंडबैग थिएटर के वॉशरूम में छोड़कर ऐसे ही निकल जाती हैं। ये नॉर्मल सा बर्ताव असल में एक बहुत ही डार्क सीक्रेट छुपाए हुए था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर उस छोड़े गए थिएटर वाले बैग में ऐसा क्या था। सच कहूं तो जो इसके अंदर से निकला उसने पुलिस वालों तक के पसीने छुड़ा दिए थे। अगली सुबह जब एक सफाई कर्मचारी ने वो लावारिस बैग खोला तो उसमें से एक 1.5 साल के गायब बच्चे का शव मिला। उन औरतों ने पूरे 3 घंटे तक वो बैग अपने पैरों के पास रख के मजे से फिल्म देखी थी। ये डिटेल ही अपने आप में इतनी भयानक है। बिना किसी घबराहट, बिना किसी पछतावे के वो इस तरह के क्राइम को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अंजाम दे रही थीं। तो चलिए अब वक्त है अनमास्किंग द मास्टरमाइंड्स का। देखते हैं कि इस पूरी खौफनाक साजिश के पीछे आखिर चेहरे किसके थे। शुरुआत में पुलिस को लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा कोई इंटरनेशनल सिंडिकेट होगा, लेकिन असलियत में ये सिर्फ एक घर का परिवार था। अंजना बाई गावित, इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड माँ, उसकी 2 बेटियां रेणुका शिंदे और सीमा गावित, जो असल में इन अपहरणों को अंजाम देती थीं, और किरण शिंदे, जो उनकी वैन चलाता था और जो बाद में जाकर इस केस का सबसे बड़ा अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बना। अब सवाल ये है कि एक परिवार इतना गिर कैसे सकता है। इसकी शुरुआत होती है अंजनाबाई के क्रिमिनल पास्ट से, जिस पर पहले से ही चोरी के 125 से ज्यादा केस दर्ज थे। पति के छोड़कर जाने के बाद उसके अंदर बदले की एक अलग ही आग थी।
लेकिन सबसे बड़ा यूरेका मोमेंट उनके लिए तब आया जब 1990 में रेणुका एक चोरी में पकड़ी गई और उसने अपने ही छोटे बच्चे को ढाल बनाकर खुद को मॉब लिंचिंग से बचाया। बस वहीं से उन्हें यह खतरनाक आइडिया मिल गया कि एक छोटा बच्चा उनके लिए अल्टीमेट सेफ्टी शील्ड बन सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, द फेटल मिस्टेक। सालों तक बिना किसी डर के बचने के बाद आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? मुझे पूरा शक है कि इन्हीं लोगों ने मेरी बच्ची को उठाया है, जाकर उन्हें पकड़ो, ये शब्द थे क्रांति की मां प्रतिभा के। और यही इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। ये वो पल था जब ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इन अपराधियों ने अपने ही परिवार से जुड़े एक इंसान पर हाथ डाल दिया। इस गलती को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले वो लोग बिल्कुल रैंडम, अनजान और गरीब बच्चों को टारगेट करते थे ताकि पुलिस कभी डॉट्स कनेक्ट ही ना कर पाए। लेकिन उनकी आखिरी शिकार बनी 9 साल की क्रांति, जो असल में रेणुका और सीमा की अपनी सौतेली बहन थी। अंजना बाई ने अपने पूर्व पति से पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए अपनी ही बेटियों से उसका अपहरण करवाया और अपने ही बनाए सेफ्टी रूल्स को तोड़ने की इस एक गलती ने पुलिस को सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचा दिया। इसके बाद तो जैसे उनका दशकों पुराना वो खौफनाक साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अक्टूबर 1996 में क्रांति को किडनैप किया जाता है। नवंबर की शुरुआत में ही उसकी मां सीधे नाम लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है और उसी महीने के आखिर तक पुलिस की एक स्पेशल टीम इस पूरे सिंडिकेट को दबोच लेती है। बस चंद हफ्तों का खेल और सब खत्म। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जस्टिस एंड द आफ्टरमैथ। चलिए देखते हैं कि कानून ने अपना काम कैसे किया। गिरफ्तारी के बाद इन्वेस्टिगेशन जब अपने पीक पर पहुंची तो एक से बढ़कर एक डरावने सच सामने आए। 1997 में कस्टडी के दौरान ही मास्टरमाइंड अंजना बाई की मौत हो गई। उधर फांसी के डर से किरण शिंदे टूट गया और पुलिस का गवाह बन गया। उसके कबूलनामे इतने खौफनाक थे कि कोई भी सुन न पड़ जाए। उसने बताया कि कैसे मासूमों को गन्ने के खेतों और नालों में ठिकाने लगाया गया था। पुलिस ने उनके घरों से उन लापता बच्चों के कई कपड़े भी बरामद किए। और फिर आता है साल 2001। कोल्हापुर के सेशन कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। रेणुका और सीमा को मौत की सजा दी गई। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब 2 महिलाओं को उनके जघन्य अपराधों के लिए फांसी की सजा मिली हो। अगर हम पूरी लीगल टाइमलाइन पर नजर डालें तो 2001 में मिली इस फांसी की सजा को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा था। लेकिन हमारी कानूनी प्रक्रिया में जो अत्यधिक देरी होती है ना, उसी के चलते 2022 में उनकी इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के खत्म होने पर एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स हमारे और आपके बीच बिल्कुल एक साधारण सा मुखौटा पहनकर खुलेआम घूम रहे हों? ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया के सबसे बड़े मॉन्स्टर्स शायद कहानियों में नहीं होते, बल्कि दिन के उजाले में बिल्कुल हमारी और आपकी तरह ही दिखाई देते हैं।